आज की हमारी कहानी है बड़े घर की बेटी। लेखक है प्रेमचंद। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहता था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपए वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह, और उनके बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर दूध ताजा वह उठकर सवेरे पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। एक नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका विशेष विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खलर की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इससे गांव में बड़ा उनका सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित हुआ हुआ करते थे। स्वयं किसी न किसी पात्र पर का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वे जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। समृद्ध कुटुंब के वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उससे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर वे परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि आप अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकारी, झाड़ फानूस, अनेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकार के भोग पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी चौथी लड़की थी। वह अपनी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। इसका विवाह कहाँ करें? न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ये स्वीकार करना चाहते थे कि उनके भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपए मांगने आया। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह के का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और ही था। जिस टिम टाम से उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर कहाँ साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह सादा जीवन देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के लिए अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय
लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावसा से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसी उसकी राह देख ही रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी वह पाव भर भी से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायती क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी घी क्यों नहीं? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी आया था, इतना जल्दी उड़ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह दूध होकर बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावजा की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियां बहती हो, स्त्री गालियां सह सकती है, मार भी सह सकती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। यहाँ इतना घी नित्य नाई कहाँ खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपड़ उचंड ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान में भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर बच गया, पर उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलाते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसने अपने पति के ही बल और पौरुष का घमंड होता है। आनंदी खून का घुट पीकर रह गई। श्रीकर्ण सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई। 2 दिन तक तो आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता है कि खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से कटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों को यह स्वभाव अच्छा नहीं है। मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार तो नहीं है? श्रीकंठ के चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे हैं? आनंदी ने पूछा। चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है। पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई उसे उसे पाऊं मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी की भी नौकरी ना मिले, वह मुझे खड़ाऊ देकर मार सकता था। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मैं मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई खाहार ही खा जाते हैं, और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उसने अनायास ही मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं।
रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्न होकर कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह के विद्रोह पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ये बातें कहनी पड़ रही थी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप होने रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना नहीं आता, वे सिर चढ़ते जाते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात है, चिंता नहीं। कोई एक एक है तो कह दे, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह बहुत कुछ जवाब न दे सके। सिकंद सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं। स्वयं आप जानते हैं कि मेरे ही सामने बुझाने पर इस गांव में कई घर संभले गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदायित्व लिया है, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और न सुने सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो, उसके कान पकड़ पकड़ लिया करो। श्रीकंठ, लाल बिहारी को भी अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने पिता से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उससे उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव से पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन विद्रोहियों को ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो चीज चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो जाता है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इत हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में रहना मुश्किल है। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे सिर्फ जो कुछ भूल हुई है, तुम उसे बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी दुष्टता में मैं कदापि उसे क्षमा नहीं कर सकता। यह वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहां चाहे वहां चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप बड़ा खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि नीलकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी वह उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे हुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुक्तर की जोड़ी उन्होंने ही लाकर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ढोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे।
ऐसे भाई के मुंह आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए कार्य पर उसे पछतावा पछतावा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धधकती थी। देखो भैया क्या कहते हैं, मैं अपने सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा उसने समझाया था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी के लिए सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था। अब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखेंगे, देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ से पर भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतार कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी। यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, तो उसका सह क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ कंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बिहारी खड़े बहुत रो रहे थे। श्रीकंठ, मैं क्या करूं। आनंदी, भीतर बुलाओ, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहा से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलवाऊंगा। आनंदी, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि कहीं चल दें। श्रीकंठ ने उसने श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकले, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी के पीछे से फिर से फिर एक देखा और आंखों में आंसू भरे भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो। लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे बढ़ाया तो। लाल बिहारी, अब तक मुझे यह मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहसा स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ के कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते ही देखकर आनंद से पुलकित होकर बोल उठे, भले घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहराया। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद।